स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सीएम सोरेन से राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने की मुलाकात। इसे बताया शिष्टाचार मुलाकात। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी ने किया पदभार ग्रहण। मधुबनी के खजौली विधानसभा में बीजेपी विधायक को मिली जान से मारने की धमकी। बीजेपी विधायक ने पुलिस में शिकायत देकर मांगी मदद। विधायक ने मिस्त्री की मदद करने किया था इनकार। बख्तियारपुर में पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। अपराध पर रोक लगाने के लिए चलाया अभियान। बिना हेलमेट चालकों से वसूला जा रहा जुर्माना। और समस्तीपुर में दहेज दानवों की भीड़ चढ़ी विवाहिता। महिला के गले में फंदा लगाकर ससुराल पक्ष ने की हत्या। दहेज के लिए किया जा रहा था प्रताड़ित। घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग फरार। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे राजधानी रांची से। ये बड़ी खबर, जहां बनेगा भव्य नया सचिवालय भवन। यानी कि राजधानी राज्य में अब नया सचिवालय भवन बनेगा और 10 लाख वर्ग फीट में इस नए सचिवालय को बनाया जाएगा। 2 खंडों में बनाए जाने की इसकी योजना है। पहला खंड 4 मंजिला और दूसरा खंड 9 मंजिला होगा। भव्य नया सचिवालय भवन अब झारखंड को मिलेगा। अब इसके बनाने के लिए अब आगे का सिलसिला शुरू हो गया है। लगभग 500 करोड़ की लागत से इसका निर्माण पूरा होगा। दिल्ली की 2 कंपनियों ने सरकार को इस सिलसिले में प्रेजेंटेशन दिया है। रांची में नया सचिवालय भवन बनेगा और 10 लाख वर्ग फीट में इसे बनाया जाएगा। 2 खंडों में बनाने की इसे योजना है। 500 करोड़ की लागत बताई जा रही है। 2 खंडों की अगर बात करें तो पहले खंड में 4 मंजिला और दूसरे खंड में 9 मंजिले होंगे, 9 मंजिल होगी। और दिल्ली की 2 कंपनियों ने सरकार को नया सचिवालय भवन बनाने के लिए प्रेजेंटेशन भी दिया है। और हमारे साथ हमारे संपादक दीपक ओझा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, अब राजधानी रांची में नया सचिवालय भवन बनेगा, भव्य होगा ये, और क्या जानकारी? बिल्कुल आदर, झारखंड को एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा और सरकार योजना बना रही है कि सचिवालय भवन अभी तक जो पुराने भवन में चल रहा है उसका नया भवन बनाया जाएगा और 2 खंडों में ये भवन होगा, आपने जैसा बताया। और आपको बताते आदर्श की जैसे हाईकोर्ट का नया भवन बना, विधानसभा का भव्य नया भवन बना, ये एक मतलब पैन इंडिया एक अच्छे जो बिल्डिंग होते होंगे उनमें से एक है। और उसी के तर्ज पर सचिवालय भवन यहाँ काफी छोटा है, उसको देखते हुए सरकार ने ये मंशा बनाई है कि एक जो हाईकोर्ट है और विधानसभा है उसी के तर्ज पर एक भव्य बिल्डिंग बने और उसमें जो सरकार के लिए गौरव का विषय है। और कल 2 कंपनियों ने सरकार के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया है। भवन निर्माण के अधिकारी और चीफ सेक्रेटरी आदि उसमें मौजूद थे। इसमें कुकरेजा आर्किटेक्ट और कोठारी एसोसिएट नाम की 2 कंपनियां आदर्श प्रेजेंटेशन दी है और वो दोनों कंपनियों ने 2 अलग अलग डिजाइन अपना प्रेजेंट किया है और वो जिसका बेहतर सरकार समझेगी इस पर फिर मीटिंग होगा, बैठकें होगी और जो फाइनल होगा उस पर डिसीजन लिया जाएगा। इसकी जो लागत आएगी लगभग जो दोनों कंपनियों ने लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए की लागत बताई है। और ये जो 2 बिल्डिंग होगा उसमें एक बिल्डिंग में अन्य ऑफिस चलेंगे और जो दूसरा बिल्डिंग 9 तल्ले का बिल्डिंग होगा उसमें ये जो इन लोगों का प्रस्ताव है जो आर्किटेक्ट ने प्रेजेंटेशन दिया है कि जो 9 मंजिले का बिल्डिंग होगा उसमें मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डेवलपमेंट कमिश्नर और वित्त सचिव आदि जो जितने सीएम से रिलेटेड अधिकारी होते हैं उनका ऑफिस होगा। और खास बात यह होगा आदर्श इस बिल्डिंग का कि छत पर गार्डन होगा, सौर ऊर्जा की व्यवस्था होगी, कोर्ट यार्ड होगा। तो ये आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये नया सचिवालय भवन। और इसकी बहुत जरूरत थी, बहुत दिनों से विपक्ष भी मांग करते आ रहा था कि यदि विधानसभा बन गया तो सचिवालय भवन भी बनना चाहिए। तो बहुत ऐसे अधिकारी हैं जिनको एक कमरे में 2 अधिकारी बैठते हैं, तो इसलिए जरूरत थी और सरकार ने इस पहल की है। ये एक सराहनीय कदम होगा झारखंड के लिए आदर्श।
दीपक, इसकी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि कहां इसे बनाया जाएगा? बिल्कुल, झारखंड में जो रांची शहर में के बीचों बीच निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी परिसर है आदर्श, उसमें एचईसी इलाका उसको कहते हैं। एचईसी इलाके में स्मार्ट सिटी बनता है और उस स्मार्ट सिटी के ही अंदर ये सचिवालय बिल्डिंग बनेगा। और पहले जो वो स्मार्ट सिटी है उसमें कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना थी और मुख्यमंत्री ने ये प्रस्ताव लाया है और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ये बताया है कि जो स्मार्ट सिटी परिसर के अंदर पूर्व में कन्वेंशन सेंटर बन रहा था, उसी कन्वेंशन सेंटर को सचिवालय भवन में तब्दील कर दिया जाएगा और वहां कन्वेंशन सेंटर नहीं बन के सचिवालय भवन बनाया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर के लिए कोई और अन्य जगह चिन्हित की जाएगी। आदर, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वीर बुधू भगत की आज शहादत दिवस है। अमर शहीद वीर बुधू भगत के शहादत दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी तस्वीर पर फूल अर्पित किए, उन्हें याद भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वीर बुधू भगत की देन है कि आज हम एक नई दुनिया देख रहे हैं। वीर शहीद बुद्धू भगत जी का 189 शहीद दिवस आज है और आज मैं उनको नमन करता हूं और उनके किए गए कार्यों को सदैव पार्टी और ये राज्य याद करता रहेगा और हमें गर्व है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी ने राज्य निर्वाचन आयोग भवन में पदभार ग्रहण किया था। आपको बता दें कि पूर्व निर्वाचन आयुक्त एनएन पांडे के बाद से ये पद खाली था। एनएन पांडे 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे। पद खाली होने के कारण कयास लगाए जा रहे थे कि अगला राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन होगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद रास्ता साफ हो गया था कि अगले निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी होंगे और आज इसी क्रम में डीके तिवारी ने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के पद को संभाला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष रामकुमार सिन्हा, महासचिव यतीन्द्र प्रसाद, उपाध्यक्ष अविनाश कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश के नवनियुक्त डीजीपी नीरज सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान डीजीपी सिन्हा ने कानून व्यवस्था सहित कई बिंदुओं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ चर्चा की। आपको बता दें कि 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को गुरुवार की देर शाम राज्य पुलिस का मुखिया बनाया गया है। झारखंड के नए डीजीपी नीरज सिन्हा ने पुलिस मुख्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा इससे पहले जैप डीजी थे और एसीबी डीजी के अतिरिक्त प्रभार में थे। नीरज सिन्हा 14वें डीजीपी के रूप में योगदान देंगे। इन्होंने 24 अगस्त 1987 को भारतीय पुलिस सेवा में योगदान दिया था। उनकी सेवा अवधि जनवरी 2022 है। डीजीपी एमवी राव के हटने के बाद इन्हें झारखंड के डीजीपी की कमान सौंपी गई है। पूर्व डीजीपी एमवी राव ने विधिवत नीरज सिन्हा को पदभार सौंपते हुए शुभकामनाएं दी और अपने सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए अपने अनुभवों को बताया। वहीं आपको बता दें कि इससे संबंधित अधिसूचना गुरुवार की देर शाम जारी कर दी गई थी। डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता अपराध नियंत्रण, उग्रवाद पर लगाम लगाना है। पूरी टीम को एकजुट रखना और बेहतर काम करना है। होगी अपराध नियंत्रण, सेकंड उग्रवाद पर नियंत्रण,
तीसरा, विधि व्यवस्था संधारण। चौथा, उच्च कोटि का त्वरित अनुसंधान। पांचवा, उच्च कोटि का त्वरित अभियोजन। छठा, आम नागरिकों से पुलिस द्वारा शालीन व्यवहार। सातवां, पुलिस कर्मियों का कल्याण, खासकर उनके रहने की स्थितियों और काम करने की स्थितियों में सुधार। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरे पुलिस संगठन को एक टीम के रूप में रखना और एक संगठित टीम के रूप में काम करना। ये जो जिम्मेवारी हमको सौंपी गई उसको मैं अपना टीम के साथ झारखंड पुलिस के हजारों कर्मी और पदाधिकारियों के साथ मिलकर जितना बेहतर सेवा दे सकता है उतना हम लोग देने की प्रयास किया था। इट इज फॉर यू, फॉर द पीपुल टू डिसाइड कि कितना अच्छा हुआ, क्या हुआ, और आगे भी बहुत कुछ करने का अभी समय है। तो ये झारखंड पुलिस विल कंटिन्यू टू डू गुड वर्क। रुक रहे हैं यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होते हैं हाजिर कुछ और खबरों के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। अब खबर मधुबनी से दिखाते हैं, जहां खजौली विधानसभा के बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद को जान से मारने की धमकी मिली है, जिससे बीजेपी विधायक भी डरे और सहमे हुए हैं। जिसके बाद बीजेपी विधायक ने पुलिस प्रशासन से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक प्रदीप नामक शख्स की माता बीमार है और वो मिस्त्री का काम करता है, और माता के इलाज के लिए शख्स ने बीजेपी विधायक से मदद की मांग की थी, लेकिन विधायक ने मदद करने से इनकार कर दिया था। इसी को लेकर मिस्त्री जान से मारने की धमकी दे रहा है। पहले माँ के इलाज के बारे में बात किया, हमने उसको आश्वासन दिया कि भाई जो घर से हमसे सहयोग होगा करें। उसके बाद वो कहने लगा कि नहीं तुमको इलाज कराना पड़ेगा, वो भाषा रफ बोलना शुरू की, तो हमने फोन रख दिया। उसके बाद वो दोबारा फिर कॉल किया और गाली गलौज शुरू किया। उसको समझाया, नहीं माना। फिर हम फिर उसको फोन रख दिए, फिर वो दोबारा किया। तो मेरे मन में आया कि नहीं उसके फोन को अब रिकॉर्ड करना चाहिए, ये आदमी हद से ज्यादा बढ़ रहा है। झारखंड के 14वें डीजीपी के रूप में 1987 बैच के आईपीएस नीरज सिन्हा ने पदभार संभाला और पदभार ग्रहण करने के साथ उन्होंने अपराध नियंत्रण और नक्सल खात्मे की बात कही। अपने कार्यकाल में किए जाने वाले कामों की प्राथमिकता बताई। झारखंड के नए डीजीपी नीरज सिन्हा से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा ने। के रूप में 87 बैच के आईपीएस नीरज सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, क्या प्राथमिकता रहेंगी? क्योंकि कई फहरिस्त लिस्ट है आपके पास प्राथमिकताओं की, तो पहले ऊपर किसको रखते हैं? सबसे ऊपर अपराध नियंत्रण है, उसके बाद झारखंड के लिए स्पेसिफिक है उग्रवाद, तो उग्रवाद नियंत्रण दूसरी प्राथमिकता है। तीसरा, विधि व्यवस्था की समस्याएं होती रहती हैं, कारण उसके कई हो सकते हैं, लेकिन विधि व्यवस्था समस्याओं से आम नागरिकों को काफी कठिनाई होती है, तो विधि व्यवस्था संधारण तीसरी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। चौथा, अनुसंधान की क्वालिटी और स्पीड को इम्प्रूव करना। उसके बाद का जो स्टेप है, अभियोजन को श्रेष्ठ बनाना, बेहतर अभियोजन और त्वरित अभियोजन। एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता यह है कि पुलिस कर्मियों का आम जनता के प्रति व्यवहार शालीन हो और सौजन्य के साथ व्यवहार हो, जिससे कि लोगों को पुलिस के पास आने में, मदद मांगने में कोई भय न हो, कोई संकोच न हो,
वो पुलिस के पास आए, पुलिस और नागरिकों के बीच संबंध बेहतर हो, जिससे कि सूचनाओं का आदान प्रदान बेहतर हो, और यही वह फाउंडेशन है जिसके आधार पर बेहतर पुलिसिंग हो सकती है। सूचनाओं के आधार पर ही पुलिस अपराध नियंत्रण या उग्रवाद नियंत्रण की कार्रवाइयां करती है। तो जितना बढ़िया व्यवहार हमारा नागरिक के साथ होगा, उतना वो हमारे पास आएंगे और उतनी हमको सूचनाएं मिलेंगी। सर वो 0 FIR की मांग बढ़ रही है, लेकिन आज भी जो थाने में 0 FIR लेने पे पुलिस वाले कतराते हैं, मना करते हैं, तो इसको कैसे सुदृढ़ करेंगे? इस समस्या का अध्ययन हम लोग कर लेंगे। अगर जो भी कानून में व्यवस्था की गई है 0 FIR की, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सर एक और समस्या है राज्य में, महिलाएं पर सुरक्षा को लेकर, और कहने को तो राजधानी में रहते हैं लोग, लेकिन शाम के बाद से जो है महिलाएं जो है बाहर निकलने से कतराती है, तो उनको भरोसा में लेना एक पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आज के डेट में। महिलाओं की सुरक्षा पुलिस के लिए फोकस एरिया रहेगी। सर नक्सलवाद भी बहुत बड़ा समस्या है, इस पर क्या है प्रारूप कुछ आपका तैयार, क्योंकि पहले से भी कई चीजों में आप नजर रखे हुए रहते थे। नक्सलवाद काफी पुरानी समस्या है और काफी समय से जो पुलिस तंत्र है वो नक्सलवाद की समस्या का अध्ययन करता रहा है। तो उसको टैकल करने के लिए जो तरीके हैं, जो ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, वो निर्धारित हैं, और उन प्रोटोकॉल्स का उपयोग करते हुए और सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। सेकेंड लास्ट सवाल लेना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जो VIP घटनाएं हैं वो घटी है, ऊपर से हाईकोर्ट का एक ऑर्डर भी आया है कि अब दागियों से जो है सुरक्षा बल हटाया जाए। तो ये दोनों को मिला दिया जाए तो एक चैलेंज के रूप में नहीं है कि एक तो VIP से सुरक्षा गार्ड मतलब दागियों से हटाया जाए, ऊपर से VIP को सुरक्षा भी देना है, तो इसे कैसे देखते हैं? इस मामले में जो कानून का निर्देश है और जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं, उनके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि आपने पदभार ग्रहण किया है, जनता से क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जनता से हमारा आग्रह होगा कि वो सामने आए, हमारे पास आए, जो समस्या हो हमें बताएं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हम कर सकें, और किसी तरह का भय या संकोच मन में नहीं रखें। अगर कहीं उनको कोई दिक्कत हो तो मुझे भी कह सकते हैं, अन्य वरीय पदाधिकारियों को भी कह सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि वो हमारी तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाएं। ये थे झारखंड के नए DGP जो बार बार जनता से अपील कर रहे हैं कि पुलिस के सामने आने के लिए और पुलिस से एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए, ताकि जनता का ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो पाए। सहयोगी पंकज के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने के बाद नए मंत्रियों की तरफ से अपने कामकाज को संभालने का सिलसिला जारी है। अपने अपने विभाग में पहुंचकर नए मंत्री अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। वहीं इसी क्रम में सुभाष सिंह ने सहकारिता विभाग का कल पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री सुभाष सिंह ने कहा कि सहकारिता मंत्री होने के नाते वो किसानों के लिए हर संभव काम करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और नीतीश सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, उनकी आय को दोगुना करने के लिए कदम उठा रही है। उनकी भी ये कोशिश रहेगी कि वो अपने विभागीय जिम्मेदारी निभाते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को साकार कर सकें। सुभाष सिंह ने कहा है कि सहकारिता विभाग हमेशा किसानों के हित में काम करेगा। धान खरीद को लेकर किसानों के रजिस्ट्रेशन बंद होने की बात पर कहा कि उन्हें इस मामले की शिकायत मिली है, जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग के मंत्री के रूप में काम करने का दायित्व सौंपा है। सहकारिता विभाग कृषि और कृषकों से जुड़ा विभाग है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी एक कृषक हूं और मुझे बिहार में कृषकों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प लिया है।
इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य कर रही है। मेरा प्रयास होगा कि इस अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। खबर मोतिहारी से है, जहां निगरानी विभाग ने छापा मारा है। आपको बता दें कि निगरानी विभाग की टीम ने शिक्षा विभाग के डीईओ कार्यालय में पदस्थापित लिपिक सुजीत कुमार को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दरियापुर मदरसा में पदस्थापित उर्दू शिक्षक मोहम्मद गुलाबुद्दीन से वेतन की निकासी के लिए 15,000 की मांग की गई थी, जिसकी सूचना शिक्षक ने निगरानी विभाग को दी। इसी क्रम में डीएसपी सुरेंद्र कुमार अरुण पासवान के नेतृत्व में 10 सदस्य की टीम ने लिपिक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। संबंधी कुछ मामला फंसा हुआ था, वेतन भुगतान संबंधी। उसी भुगतान को रिलीज करने के लिए डीओ कार्यालय के क्लर्क हैं सुजीत कुमार, उनके द्वारा 15,000 रुपया की रिश्वत मांग की गई थी। आज वही 15,000 रुपया उनको लेते हुए निगरानी टीम द्वारा उनके कार्यालय कक्ष से ही गिरफ्तार किया गया। खबर बख्तियारपुर से है, जहां एनएच 106 पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें कि बढ़ते अपराध पर रोक लगाने के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं अभियान में जो लोग बिना हेलमेट के वाहन चलाते पकड़े गए, उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। समाज में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए न जाने कितने ही कानून बनाए गए हैं, लेकिन इंसान के मन में लालच ने इस प्रथा को कभी रुकने नहीं दिया। आज भी दहेज के लिए विवाहितों को प्रताड़ित किया जाता है। इसी से जुड़ी एक खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां एक महिला के गले में फंदा लगाकर उसकी हत्या की गई है, जिसका आरोप मृतका के ससुराल पक्ष पर लगा है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि मृतका को शादी के बाद भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। देवी है, इनके परिजन आए हैं जी, भाई है, पिताजी है, माँ है जी। इनका कहना है कि हमारी बेटी को जो है बांध के चौकी से मारा है जी, उसके बाद फांसी लटका के दिखाया है कि ऐसा लगा कि फांसी लगा के मरी है जी। अब पुरुष से भी विवाद चल रहा था पति पत्नी में, कई बार पंचायत भी। तो घटना का कारण क्या प्रतीत हो रहा है सर, या क्या लगता है? कारण तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा जी कि फांसी लगा के मरी है या मारा गया। मृतका का मैं चाचा हूँ सर जी। मृतका का चाचा हुए जी। इसको एकदम चौकी में बांध करके मारा गया। वो गोड़ में पैर में निशान है, घेटों में निशान है सर। और ये ग्रामीण के लोगों को जैसे कि न साजिश से मारा गया है। अगल बगल के आदमी लोग देखे होंगे लेकिन कुछ कहा नहीं उनको सर, इसलिए सर उस पर जांच सही से हो। लातेहार जिले के मनिका में राम जन्मभूमि के लिए धन संग्रह का कार्यक्रम चलाया गया। मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसी तरह का धन संग्रह नहीं बल्कि जन संग्रह है। विभाग कार्यवाहक राजीव सिंह ने बताया कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि एक राष्ट्र मंदिर होगा। संघ की तरफ से चलाया जा रहा अभियान ना तो दान का है, ना ही चंदे का, ना उगाही का और ना ही वसूले का। धन संग्रह कार्यक्रम में कई लोगों ने समर्पण किया, जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सांसद प्रतिनिधि लव कुमार दुबे, बली प्रसाद यादव, दरुगी प्रसाद यादव के साथ साथ कई राम भक्तों ने अपना योगदान दिया। लातेहार उपायुक्त के निर्देश पर सड़क सुरक्षा को लेकर लातेहार के महुआडांड बस स्टैंड में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने,
4 व्हीलर चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने सहित कई जानकारी लोगों को नाटक के माध्यम से दी जा रही है। बताते चले कि महुआ डांड में इन दिनों मोटरसाइकिल सवार आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठते हैं। इनके द्वारा सड़क नियमों के धज्जियां उड़ाते हुए बिना हेलमेट और ओवरलोड सवार होकर तेजी से वाहन का प्रयोग सड़कों में किया जा रहा है। लोगों ने जागरूकता के साथ साथ पुलिस प्रशासन से समय समय पर वाहन चेकिंग अभियान चलाने की मांग भी की है। किशनगंज जिले के कोचा धामन प्रखंड के हिम्मतनगर पंचायत के महादलित टोला शाहपुर में नाली सहित कई अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। वहां दलित टोला के लोगों का कहना है कि उनके टोला में नाली नहीं है, जिससे बरसात के दिनों में घर के आंगन में जल जमाव हो जाता है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क सुविधा का भी अभाव है। सालों पहले मिले आवास भी अब जर्जर हो चुके हैं। इस बस्ती में करीब 150 परिवार रहते हैं। अब तक बहुत ऐसे परिवार हैं जिनका राशन कार्ड भी नहीं बना है। साथ ही कई लोग पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। गांव के ज्यादातर लोग खेती करते हैं या मजदूर हैं। साल के 8 महीने वो लोग खेतों में मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। रोजगार की कमी के कारण लोग बेकार में ही घर में बैठे हैं। हमारे गांव में जितने आवास बने हुए हैं, विकास झड़ के गिर रहा है। बारिश आने पर हम पूरे परिवार बाहर सोते हैं। कब मिला है ये लमसम आपको बता रहे हैं कि 15 से 18 साल का आयु हो गया है ये विकास ये कॉलोनी का। राज्य में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात आदित्यपुर में एक महिला के साथ चलती ऑटो में छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, जिसके बाद महिला ने चलते ऑटो से छलांग लगा दी। इस घटना के बाद सरायकेला खरसावा पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि सरायकेला ट्रैफिक पुलिस की ओर से खरखाई चेकपोस्ट के पास ऑटो चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस की ओर से सभी ऑटो चालकों के कागजात की जांच की गई। साथ ही चालकों का मोबाइल नंबर भी लिया गया। इसके अलावा चालक के लाइसेंस से उनका मिलान भी किया गया। टेम्पू का चेकिंग चल रहा है। टेम्पू मालिक का नाम पता का सत्यापन करने के लिए उसका पूरा एड्रेस लिया जा रहा है, मोबाइल नंबर लिया जा रहा है और चालक का भी ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जा रहा है, उसका भी मोबाइल नंबर नाम पता किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कार्य किया जाएगा तो उसका सत्यापन किया जाएगा। एक महिला के साथ छेड़खानी की गई है चलती ऑटो में, जिसके बाद महिला ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी ऑटो से और अब ऑटो चालक की लगातार पुलिस अब जांच कर रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।